सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो एस्पिरेंट अभी कॉलेज लाइफ में हैं और अभी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अभी आगे आने वाले समय में अपनी यूपीएससी की प्लानिंग बना रहे होंगे। तो विशेषकर 2024 या 25 में आप अपनी प्लानिंग बना रहे हो, तो आपके लिए एक अच्छा टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी की हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करना। मेरा नाम है धर्मेंद्र जाखड़ और 3 बार आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं अपने नोट्स भी शेयर करता रहता हूँ। तो एक शानदार हम स्टडी और टाइम टेबल की चर्चा करेंगे कि जैसे आपके पास 2 ढाई साल अभी है, तो आप किस प्रकार अपनी स्टडी को प्लानिंग बना सकते हो, किस प्रकार आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, उन्हीं पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आती है इसमें कि जैसे हम अभी मान के चलते हैं कि आप अभी जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो, जिसमें बीए, बीएससी या कोई बीटेक कर रहा है, ठीक है? तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि आप ना अपना एक बैकअप प्लान भी साथ में बना सकते हो, जैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि आपको करना चाहिए, और क्योंकि यूपीएससी के लिए अभी आपके पास पर्याप्त टाइम है, तो आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से प्लानिंग बना सकते हो कि आपको डीयू, जेएनयू या किसी अच्छी और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, उनके साथ जुड़ के आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन का भी प्लान बना सकते हो। क्योंकि यूपीएससी में इतना टाइम नहीं देना होता है, उसमें एक्स्ट्रा भी आप ये समय निकाल कर एक अच्छी डिग्री हासिल कर सकते हो। लाइफ का एक अच्छा नज़रिया और एक्सपोज़र वहाँ से हासिल कर सकते हो। कई यूपीएससी के एस्पिरेंट या आईएएस बने हैं, जिन्होंने ऐसा रास्ता अपनाया है कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद में, जैसे उनके पास 2-3 साल का टाइम था, तो अपनी यूपीएससी की पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने अच्छी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, और उनको पहले अटेम्प्ट में सफलता इसलिए मिली कि उनके पास अच्छा एक्सपोज़र था। उनको अपनी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का अच्छा मौका मिला। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको पहले नंबर पर इसलिए रखा है कि यार ये बात सही है कि सभी जो न्यू एस्पिरेंट हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उनके पास कौन सा रास्ता अच्छा होना चाहिए, कि अभी उनको केवल यूपीएससी की जर्नी की ओर जाना है, केवल यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, या ऐसा भी रास्ता हो सकता है कि जहाँ पे वो अपना कुछ समय पोस्ट ग्रेजुएट में लगाएं और उसके साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमने रखा है कि आप चाहो तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को भी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो पहला पॉइंट की हमने चर्चा की, ये निश्चित रूप से आप लोगों के समझ में आया होगा। अब दूसरा पॉइंट है कि जैसे अभी जनवरी 2022 चल रहा है, ठीक है? जनवरी 2022 चल रहा है, तो आपके पास मान के चलते हैं, जैसे आप अभी 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो, और कुछ एस्पिरेंट आप में से होंगे जो 2025 में भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाला है, उनके पास हम मान के चलते हैं कि अभी मतलब जैसे उनकी प्रीलिम्स से पहले उनके पास 2 से ढाई साल उनके पास पर्याप्त टाइम है, और इनके 2025 वालों के पास टाइम है, उनके पास लगभग 3 साल मान के चलें कि 3 साढ़े 3 साल उनके पास अभी है। तो 2025 में जो अभी एग्ज़ाम देने वाला है, उनको तो मैं एक बात बोलूँगा कि यार अभी जहाँ पे भी आप हो ना, अपनी इस लाइफ़ को एन्जॉय करो। चाहे आप कॉलेज में हो, कॉलेज में स्टडी कर रहे हो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, तो अभी मतलब मैं कहना चाहूँगा आपके लिए कि आप सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। उसका मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया था कि आपको यूपीएससी में जाना है, आईएएस बनना है, तो सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए। तो उनके लिए तो सबसे पहले जो आपका 1 साल होगा, मेरे हिसाब से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए। और जो 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए प्लानिंग इस प्रकार हो सकती है कि जैसे अभी हम मान के चल रहे हैं, एक टाइम टेबल देखते हैं, ठीक है? 2022 अभी चल रहा है, जनवरी महीना है, ठीक है? तो आप अभी से लेकर जनवरी से लेकर आप कम से कम यहाँ पे 7-8 महीनों का, ये मान के चलो अगस्त सितंबर तक आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 7-8 महीनों का एक टाइम टेबल आप बना सकते हो। जैसे अभी आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, उसके अलावा टाइम टेबल में आपको पढ़ना हो तो 4-5 घंटे आपको निकालने चाहिए, जिसमें आप क्या करोगे, एक तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे आप। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है आपको। आप किसी भी मीडियम से हो, एक न्यूज़पेपर द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से आपको पढ़ना है। आजकल ऑनलाइन ई-पेपर सबको उपलब्ध हो जाता है, तो आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पेपर आता नहीं है। मेरे हिसाब से आप द हिंदू का ई-पेपर 1 साल का ले सकते हो, बहुत ही कम खर्चा है, मतलब 1 महीने का 80-90 रुपए का खर्चा है, वो आप ले सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस फ्री में आता है, वो आप देख सकते हो, उसका भी आपको मतलब टेलीग्राम पे या कहीं भी आपको इंडियन एक्सप्रेस की जो ऑफ़िशियल साइट है, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में से एक पढ़ने की आदत डालनी है। हो सकता है आपको 4-5 महीने इंग्लिश कइयों को समझ में नहीं आए, तो उसका प्रयास करना है, कुछ इंग्लिश सीखनी है। थोड़ा-सा आपको लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ये कमज़ोरी आगे नहीं रहनी चाहिए। आपके पास अभी टाइम है इन चीज़ों को सुधारने का, तो सबसे पहले तो एक न्यूज़पेपर आपको डेली रीडिंग रीडिंग करनी है, 2 घंटे उसमें लग सकते हैं, आराम से उसमें देना है आपको, 2 घंटे, 1-2 घंटा आपको न्यूज़पेपर में देना है। और अभी कोई नोट्स वगैरह आपको नहीं बनाने हैं, साल भर तक आपको एक हैबिट बनानी है कि मुझे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरी चीज़ इसमें आप ये दे सकते हो कि एनसीईआरटी की किताबों से आप शुरू करो, ठीक है? एनसीईआरटी जो बुक्स हमारे सिलेबस में,
सभी टॉपर सजेस्ट करते हैं कौन कौन सी एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है। आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें मैंने कई बुक्स रिसोर्सेज बता रखे हैं, या आप मेरे नाम से सर्च करना एनसीईआरटी किताबें, मैंने भी अच्छी किताबें, आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हो। एनसीईआरटी किताबें बता रही कि कौन कौन सी एनसीईआरटी किताबें आपको पुरानी वाली और नई वाली पढ़नी है। 2-3 वीडियो इन पे बना रखे हैं, आप सर्च करोगे मेरे नाम से या प्लेलिस्ट में देखोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको 7-8 महीने तक एनसीईआरटी किताबों को 3-4 बार 5 बार रीडिंग मारनी है। एक बार से काम नहीं चलने वाला, कम से कम 5-6 बार आप इनकी रीडिंग मारोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी कि यार मतलब कैसे आपके विचार, थॉट प्रोसेस डेवलप होंगे, आप चीज़ों को समझोगे, आगे बढ़ोगे। अलग-अलग टाइप की यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो इससे आपका जो होता है ना कि ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी इम्प्रूव होने लग जाएगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में, आपकी समाज के प्रति आपकी सोच बदलने लग जाएगी। आपका कहीं न कहीं जो व्यक्तित्व है उसमें बदलाव आएगा। आप जैसे एथिक्स पढ़ोगे यूपीएससी सिलेबस की, तो उसमें भी आप कई सारी चीज़ें सीखोगे। तो मेरा ये मानना है कि जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनमें आपको बाद में आगे पढ़ना है, 7-8 महीने तक ढंग से पढ़ना है आपको एनसीईआरटी किताबें। तो फिर बाद में क्या करना है, एनसीईआरटी किताबों को पढ़ने के बाद में आप ये कर सकते हो, जैसे 2022 के एंड की बात कर रहे हैं कि 2-3 महीने आपके पास बचते हैं बाद में, तो आप ये कर सकते हो जैसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप जो भी हमारी आप चाहो स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़नी है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि आपको लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी चाहिए, तो लक्ष्मीकांत बुक आप शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह जो स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हो। बाकी अन्य ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक के पीछे नहीं भागना है, जैसे और भी आपको जैसे रिसोर्सेज पता होने चाहिए बाद में। अभी शुरुआत में ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जैसे आपको इकोनॉमिक्स में मुनाल सर के वीडियो कहीं भी मिलते हैं, नए वाले वीडियो आपको देखने हैं, मुनाल सर के कहीं मिल जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स आपको यहाँ से पढ़नी है। तो जो भी आगे स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बाद में, उन चीज़ों पे आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान रखना है। एक चीज़ आपको सोच के चलना है यहीं से, यदि आप कॉलेज की लाइफ में हो, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी बड़ा रोल होता है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन-सा डिसाइड करना है, ठीक है? इसके बारे में भी सोचना है और इसके बारे में भी आपको सही गाइडेंस होना चाहिए कि कौन-सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होता है, कैसे आपको उसको तैयार करना है, ठीक है? वो अभी हम 2023 में के अंदर पढ़ने वाले हैं, उसको अब सोचेंगे कि हाँ, अब अभी हमारे पास 2023 में टाइम है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को वहाँ देखेंगे। शुरुआत में अभी एनसीईआरटी वगैरह न्यूज़पेपर से आपको शुरुआत करनी है, एन्जॉय करके स्टडी को पढ़ना है, अभी बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है, इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है। जीवन के जो अन्य भाग है आपकी पर्सनैलिटी, उन पे भी आपको ध्यान देना है। तो जब हम 2023 में जाते हैं कि अभी तो हमने आपके पास 2022 का है, तो उसमें आप एनसीईआरटी किताबों पढ़ोगे और कुछ आप क्या करोगे, कुछ टेक्स्ट बुक जो ओरिजिनल है वो आपको पढ़नी है, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह है। यूट्यूब से आप अच्छी वीडियो देख सकते हो, आपको नहीं समझ में आता है कि लक्ष्मीकांत आपके समझ में नहीं आती, हिस्ट्री आपके समझ में नहीं आती, ज्योग्राफी आपके समझ में नहीं आती, तो फ्री रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाइए। यहाँ पे आपको कोचिंग करने की सलाह मैं नहीं दूँगा, क्योंकि यूपीएससी का यदि आप पैटर्न समझते हो, जैसे आजकल ये हो गया कि यार जो सेल्फ स्टडी करता है उसके चांसेस ज़्यादा बन गए, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न ही इस प्रकार है कि करंट अफेयर से आपको लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, एनसीईआरटी आपको बार-बार पढ़नी पड़ेगी। जो कोचिंग करना चाहता है उनके अपने प्लान है वो कर सकते हैं, मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि आप अपने प्लान को चेंज कीजिए मेरा ये वीडियो देखकर, बिल्कुल नहीं। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, आर्थिक स्थितियाँ उनकी ठीक नहीं होती है और सेल्फ स्टडी उनको करनी है, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यार ये सही बात है कि आजकल ये हो गया 80% जो यूपीएससी सेलेक्टेड हैं या आईएएस बनते हैं, उनका 80% तो यही रोल रहता है या उनका यही बोलना होता है कि सेल्फ स्टडी आजकल अच्छा माध्यम है। और इसमें एक चीज़ है कि यार आजकल आप गूगल, टेलीग्राम, यूट्यूब पे सब कुछ उपलब्ध है, इसलिए कोचिंग की वैसे भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे कि आपको एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है जो हाई स्कोरिंग हो या आपका इंटरेस्ट का विषय हो। कोशिश पहले ये करनी है कि हाई स्कोरिंग हो। आप ये पैटर्न ज़रूर देखना कि टॉपर्स कौन-सा ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं, उनके मार्क्स कितने आते हैं, ये आप लगातार देखते रहना। रिजल्ट जब आता है तो कई मार्कशीट उनकी शेयर होती है गूगल पे, यूट्यूब पे, उनको भी आप देखते रहना। जैसे हिंदी मीडियम से आप हो तो मेरा ये मानना है कि आप जैसे हिंदी साहित्य हो गया, संस्कृत साहित्य हो गया, हिस्ट्री हो गया, ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप वरीयता देना। बाकी अन्य सब्जेक्ट का अभी मार्किंग पैटर्न लो है, मतलब यदि आप रिजल्ट को देखो, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, डाटा और फैक्ट की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम में जैसे आजकल एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा लेते हैं, मैथ बैकग्राउंड से मैथ लेते हैं या कोई भी आपके बीटेक, आईआईटी के जो सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी आजकल ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। पॉलिटिकल साइंस भी ज़्यादा लोग रखते हैं, उसमें भी अच्छा स्कोर, अच्छे सिलेक्शन देखने को मिलता है। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। आप ये मुझे मत पूछना कि सर आप हमें सजेस्ट करो, मैं आपकी परिस्थिति नहीं जानता हूँ, आप किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हो या किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आपका है, वो मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए आप थोड़ा प्लानिंग करके अपनी हिसाब से आगे बढ़ना है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे। तो 2023 में आपको ये प्लान करना है कि 6 महीने, शुरुआती जो 6-7 महीने हैं, ठीक है, 2023 में आपको एक तरफ तो ये कोशिश करनी है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का अभी पढ़ाई आपको शुरू कर देनी है और उसके आपको नोट्स भी बनाने शुरू करने हैं, ठीक है। एक आपको करना है कि जो जीएस के पेपर है हमारे, जीएस एंड एसे राइटिंग,
यहाँ पे आपका समय अब सीरियस समय शुरू होने लगता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जैसे आपका जीएस के जो भी सिलेबस है, जीएस 1, 2, 3, 4 की सिलेबस की हम बात करें, यहाँ पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, थोड़ा सिलेबस सामने रख के उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दो। और इसमें भी आपको यूट्यूब, टेलीग्राम, गूगल सबकी हेल्प लेनी है। वहाँ पे जो आपको चाहिए, जो आप को चाहिए उसको सर्च करना, टेलीग्राम पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना या यूट्यूब पे सर्च करना। इतना सारा कंटेंट है कि आपको इधर-उधर जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जो भी नोट्स चाहिए, किताबें चाहिए, कुछ अच्छे फ्री वाली वीडियो चाहिए, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 6-7 महीने आपको कोशिश करनी है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को आपको स्टडी करना है, उनके जो भी कोचिंग नोट्स चाहिए आप मार्केट से मंगवा सकते हो। कई बार मैंने शेयर किया है किससे आपको मंगवाना है, टेलीग्राम पे मैं कई बार पोस्ट शेयर करता हूँ कि नोट्स कहाँ से मंगवाने हैं। ठीक है, तो जैसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ोगे, कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाना शुरू कर देना। जीएस के हिसाब से भी आपको कोशिश करनी है कि जितने भी टॉपिक मेंशन है, उनके आप नोट्स बनाना शुरू कर देना। वो बहुत ज़रूरी होता है कि नोट्स साथ में लेके चलो मेंस की बात कर रहा हूँ मैं कि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा करके आप 6-7 महीने आप क्या करोगे, आपका प्री और मेंस का एक सिलेबस 1 डेढ़ साल में आपका लगभग होने लग जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद में जैसे मिड 2023 के बाद में आप ये काम कर सकते हो कि आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी की प्लान बनाओ आप। और यहाँ पे एक काम और हो सकता है कि आपने 1 डेढ़ साल जब पढ़ाई की है ना, तो यहाँ से आपका काम शुरू होता है आंसर राइटिंग का। आंसर राइटिंग को लेकर पहले चिंता मत करना कि सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली है, कुछ किताबें पढ़ी, मैं आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, चिंता मत करना बिल्कुल भी। आपको आंसर राइटिंग यहाँ से शुरू करनी है मिड 23 के बाद, जब आपने 1 साल एनसीईआरटी किताबें, टेक्स्ट बुक या ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस मेंस आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आप ये कर सकते हो मिड 23 के बाद में, जैसे आप चाहो तो किसी कोचिंग की मेंस की टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे विजन की अच्छी आती है तो आप विजन कर सकते हो, या आपको लगता नहीं कोचिंग मुझे नहीं करनी, मुझे मार्केट से उठा के टेस्ट सीरीज लिखनी है, तो वो आप काम कर सकते हो। या आजकल ये इनसाइट आइस जैसी साइट है जहाँ पे डेली आंसर राइटिंग आप कर सकते हो, दृष्टि आइस की साइट पे आप कर सकते हो। आंसर राइटिंग करना उस समय बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके पास अब जैसे आप 2024 में एग्जाम दोगे तो आपके पास 1 साल बचेगा। 1 साल से पहले आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हो। तो यहाँ से लेकर आप जनवरी तक, मतलब यहाँ से लेकर जनवरी तक मान के चलो, जनवरी 2024 तक अपनी आंसर राइटिंग भी निपटा लोगे। आंसर राइटिंग किस प्रकार की, जैसे आप ये बात कर रहे हो ना कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस की आंसर राइटिंग भी ठीक-ठाक कर लोगे आप, जनवरी 24 तक बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में जब जनवरी 24 आएगी आपकी, तो उस समय मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने ये टाइम टेबल सही से समझा है, तो जनवरी 24 में आपकी तैयारी फुल्ली फिर बाद में प्रीलिम्स फोकस होने लग जाएगी। यहाँ तक आपने मतलब अपना मेंस का निपटाया, ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार किया, और इवन आपके नोट्स भी तैयार होने चाहिए। यदि आपको पहले ही चांस में सफल होना है, तो आप ये चीज़ें सीरियस मतलब एस्पिरेंट की तरह ध्यान में रखकर अपने नोट्स, आंसर राइटिंग सब यहाँ से तैयार कर लेना आप। और जनवरी 24 के बाद में आप प्रीलिम्स फोकस होने लग जाओगे। 4-5 महीने आपको, 4 महीने आप मान के चलो कि प्रीलिम्स फोकस करना है। वहाँ पे बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है, एनसीईआरटी किताबों की और बार-बार रिवीजन करना है, टेक्स्ट बुक का बार-बार रिवीजन करना है, और सीसेट भी आपको साथ-साथ पढ़ना है। सीसेट चाहो तो थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर सकते हो, जिनकी सीसेट वीकनेस है, मैथ रीजनिंग कमजोरी है, तो चाहो तो आप बीच में कभी भी अपने टाइम टेबल के साथ प्लान कर सकते हो। इसका भी एक फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है? और जब आप जनवरी 24 में जाते हो, तो वहाँ से आपको फिर मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के फोकस होकर लगाने हो। अच्छी कोचिंग के आप मार्केट से भी उठा के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर आप ध्यान में रखना। प्री और मेंस के एक चीज़ मैं इसमें भूल गया था कि प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए गाइडलाइन होंगे और सिलेबस आपका गाइडलाइन होगा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप साथ में रख लेना अपने प्री और मेंस के, और सिलेबस अपनी दीवार पे सामने चिपका के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो एक मतलब अच्छा टाइम टेबल मेरे हिसाब से आपके लिए बना होगा। और उसके बाद में जैसे आप जनवरी 24 के बाद में अपनी प्री तैयारी करोगे, आप प्रीलिम्स आप एग्जाम दोगे, आपका आराम से प्रीलिम्स हो जाएगा। फिर मेंस का आपने पहले से तैयार कर रखा है, तो आप 3-4 महीने जो मेंस के मिलते हैं, 3 महीने मान के चलो कि मेंस के लिए मिलते हैं, तो उसमें केवल आंसर राइटिंग आपको करनी है। केवल आपको टेस्ट लिखने हैं, मॉक टेस्ट लिखने हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट लिखने हैं। तो आपका ऐसा करके एक अच्छा टाइम टेबल आपका बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे 2025 के एस्पिरेंट भी चाहो तो इस तरह से अपना प्लान बना सकते हो। हालाँकि उनके लिए अभी जल्दबाज़ी हो जाएगी, क्योंकि अभी उनके लिए 3-4 साल है, तो आप अपनी कॉलेज लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए। एक अपनी अभी बता रहा था कि आप आगे क्या करने वाले हो, अपनी एक प्लानिंग बना सकते हो बैकअप प्लान के तौर पर कि आपको पीजी करनी है, या जो भी आपका कोई और बैकअप प्लान हो सकता है। आप अन्य किसी गवर्नमेंट सेवाओं में जाना चाहते हो, पहले एक जॉब हासिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट बन सकते हो, ये भी आपके लिए एक रास्ता हो सकता है। बाकी डिमांड होगी आपकी अलग से कि 2025 के लिए अलग से कोई टाइम टेबल वगैरह बनाई जाए, तो इस पे भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें आपके समझ में आई होगी। हो सकता है मैं कई चीज़ें भूल गया हूँ यहाँ पर, लेकिन मोटा-मोटी जो चीज़ें आपको समझने वाली बात है, वो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं इसको लास्ट में समराइज़ कर रहा हूँ कि आपको किस प्रकार करना है। जैसे आपके पास 2 ढाई साल है ना, तो आपको कोशिश ये करनी है कि जैसे आप 2024 में प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आपको ये कोशिश करनी है कि दिसंबर 2023 तक आपका लगभग प्री और मेंस का सिलेबस आपका निपट जाना चाहिए ना, अच्छे से निपट जाना चाहिए, जिसमें 4-5 रिवीजन करके, उसमें बीच में आंसर राइटिंग भी आ गई, सीसेट भी आप थोड़ा बीच में मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हो। और जनवरी के बाद में आपको मैंने बोला कि प्रीलिम्स फोकस करके ही पढ़ना है, उसमें खूब सारे मॉक टेस्ट आपको देने हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना,
ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो इस बात में एक चीज़ महसूस होती है कि बच्चों को ये बातें पता नहीं होती कि अपनी पर्सनैलिटी पे भी उनको ध्यान देना होता है, केवल पढ़ाई करते रह जाते हैं। कुछ आप अपनी हॉबीज़ डेवलप कर सकते हो, क्योंकि यार ये लंबी जर्नी हो सकती है, आपके लिए 2, 3, 4 साल इसमें लग सकते हैं। तो एक हॉबी डेवलप कर लो, हॉबीज़ डेवलप कर लो, जैसे आपका नॉवेल रीडिंग हो सकता है, योगा मेडिटेशन हो सकता है या पेंटिंग हो सकती है। कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, एक हॉबी ज़रूर साथ में लेके चलना, ताकि आप हमेशा जब भी बोर महसूस करते हो तो अपनी हॉबीज़ पे टाइम निकाल सकते हो। और इंटरव्यू में इन चीज़ों का बहुत मतलब फ़र्क पड़ता है कि आप पढ़ाई के अलावा भी अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हो। आप किसी एनजीओ के साथ काम कर सकते हो। थोड़ा-सा ये लगना चाहिए कि हम पहले से एक्टिव है। और एक बात हमेशा अच्छे लोग कहते हैं कि यार आईएएस मतलब आईएएस तो यूपीएससी तो बाद में आपको बनाता है। पहले आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जानी चाहिए, एक आईएएस वाली, एक आईपीएस जैसी पर्सनैलिटी, सिविल सेवक जैसी पर्सनैलिटी आपकी बननी चाहिए। तो इन चीज़ों को थोड़ा सोच सकते हो आप, थोड़ा थिंकिंग करो कि यार मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, जो मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी किस प्रकार होगी, मेरी प्लानिंग अच्छी है कि नहीं, मेरा ऑप्शन सब्जेक्ट कैसा होने वाला है, मेरा मीडियम कैसे होने वाला है। मीडियम की हम बात थोड़ा भूल गए थे कि मीडियम आपको कौन-सा लेना चाहिए। तो भविष्य को ध्यान में रख के मेरे हिसाब से 2-3 साल है तो इंग्लिश मीडियम को आप प्रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि बाकी जैसे हिंदी मीडियम या अन्य मीडियम की बात करें तो थोड़ा रिज़ल्ट मतलब वहाँ पे डाउन हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें हम अभी चर्चा नहीं करने वाले। लेकिन आप में से कोई इंग्लिश मीडियम के अलावा अन्य मीडियम लेता है, हिंदी मीडियम लेता है, आपको ये लगता है कि नहीं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं उसमें अच्छे से अपने आप को सही से मतलब लिख नहीं पाऊँगा या अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाऊँगा, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है। मीडियम कोई सा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप में जिद है, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपकी प्लानिंग अच्छी है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव अच्छा है, आपकी पर्सनैलिटी आप सही से सुधारते हो, तो आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता, वो भी पहले अटेम्प्ट में। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करने वाले हैं। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। आपके कुछ और क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताना, ताकि मैं ऐसी वीडियो और बना पाऊँ। ठीक है? मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।